ये पढ़ रहे थे हम इंद्रियों की शिक्षा व उनका प्रशिक्षण। 2 पैराग्राफ हमने पढ़ लिए थे। अब ये तीसरे के ऊपर आ गए। कल हमने ये पढ़ा था कि हमें पहले यह समझ लेना होगा कि इंद्रियों की परिशुद्धता और संवेदनशीलता में क्या व्यवधान आते हैं, ताकि हम उनका निराकरण करने के सर्वोत्तम उपाय काम में ले सकें। ये इस फ्रेमवर्क में चल रहा है कि योगिक साधन में अपने ये आए थे कि 2 अशुद्धियां हैं। जो समस्या है वो 2 तरीके की हैं। इसके अंदर एक ये है कि आपके जो निम्नतर भाग है वो उच्चतर भागों के अंदर हस्तक्षेप करते हैं और उसकी क्रिया को दूषित करते हैं। तो दोष का पहला कारण तो है ये। दूसरा, जैसे इन्होंने ये कहा पेज 125 अपना जो पढ़ रहे हैं उसका, कि इसके 2 कारण हैं। इसके अंदर जो अशुद्धि आ जाती है, कमजोरी, त्रुटि और असफलता के 2 कारण हैं। पहला है अंगों की अस्तव्यस्तता, कंफ्यूजन, और दूसरा फिर बाद के अंदर जहां ये प्रश्न इन्होंने शुरू किया, जहां तक हमने पढ़ लिया था कि वह ऐसा क्यों होने देता है, अज्ञानम के कारण। तो एक तो आपका कंफ्यूजन, ये कि एक भाग दूसरे के अंदर प्रवेश कर जाना और उसका अपना तय दायरा है, उसके अतिरिक्त अगर वो कार्य करता है या दूसरे को दूषित करता है तो उससे त्रुटि, दोष ये सारे एंटर हो जाते हैं क्रिया के अंदर। और दूसरा है अज्ञानम, मतलब अपने आप को राजा की बजाय वो मंत्री मान बैठता है या अपने जो सेवक हैं, तो जो आइडेंटिफिकेशन है हम शरीर से कर बैठते हैं या हमारे प्राण से कर बैठते हैं, ये गलत आइडेंटिफिकेशन हो गया। इस सारे को ट्रेस करने के लिए कि हमारे बीइंग के अंदर किस तरीके से ये सारी चीजें हो रही हैं, तो हम इसके अंदर चारों तरफ और जो रेफरेंसेस हैं उनको ट्रेस करते हैं, उनको सारों को ये हम देखते हैं कि उनके अंदर क्या बात है, क्या चीज है। तो 2 पैराग्राफ हमारे हो गए थे, ये जो अभी स्क्रीन के ऊपर आपके पास है। इंद्रियां अपनी परिशुद्धता और संवेदनशीलता के लिए निर्भर करती हैं। तो सबसे पहले तो हमारी इंद्रियां किस तरीके से काम करती हैं, उन नाड़ियों या तंत्रिकाओं, नर्व्स की अबाधित क्रिया पर। आपकी नर्व्स की क्रिया के ऊपर सबसे पहले तो आपकी इंद्रियों की परिशुद्धता और संवेदनशीलता, मतलब एक्यूरेसी, आप डिटेल एक्यूरेटली प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि माइंड उसके बाद काम करने वाला है। मनस जो है आपका, वो इसकी एक्यूरेसी के ऊपर, मेरे पास अगर मटेरियल ही पूरा नहीं आया और मैंने उसके आधार पे ही सब्जी बनानी शुरू कर दी तो इंग्रेडिएंट पूरे नहीं होंगे। कोई औषधि मैंने तैयार करनी शुरू करी, उसके सारे घटक अगर मेरे पास नहीं आए तो फिर बाद में पूरा फॉर्मुलेशन कैसे बनेगा। तो परिशुद्धता और संवेदनशीलता, सेंसिटिवनेस नहीं है। सामने से कोई चीज मैं देख रहा हूं, उसके सारी चीजें अगर मेरे पास रिपोर्टिंग पूरी नहीं आती है तो मैं उसके आधार पे अगर क्रिया करूंगा तो ये कभी भी अच्छी क्रिया या सही क्रिया नहीं हो पाती, दोष मुक्त क्रिया नहीं होगी। तो इंद्रियां अपनी परिशुद्धता और संवेदनशीलता के लिए निर्भर करती है उन नाड़ियों या तंत्रिकाओं की अबाधित क्रिया पर, जो कि इंद्रियों को प्राप्त होने वाली सूचनाओं की वाहिकाएं होती हैं। आंख है, कान है, नाक है, तथा उस मन की उदासीन स्वीकृति पर जो कि ग्रहण करने वाला होता है। मन अगर उदासीन स्वीकृति, उदासीन न हो, उसके अंदर उसका अपना खुद का कुछ एजेंडा हो, उसकी अपनी कोई चीज हो, यही तो हम कह रहे थे कि जब इसमें मन में कोई चीज प्रवेश करना शुरू कर देती है तो वो निर्णय किस तरीके से करता है। तो मन क्या करेगा, बुद्धि के पास जब उस रिपोर्ट को भेजेगा, उसके अंदर अपनी कोई चीज साथ में जोड़ के भेज देगा। जैसे इंद्रियों ने आपको रिपोर्ट कर दी कि 2 जने लड़ रहे हैं, पर साथ के अंदर ये रिपोर्ट करी कि उसमें एक बच्चा आपका है। अब मन जो है बुद्धि के पास भेजेगा इस रिपोर्ट को, तो ये रंग के भेजेगा, क्योंकि उसके अंदर उसकी आसक्ति भी जा रही है, उसकी चीजें भी जा रही है। तो उससे जो वापस निर्णय आने वाला है वो तो उससे प्रभावित होकर आने वाला है। भाई कोई भी कोई नई योजना आती है,
दो पार्टी है, विरोधी अगर पार्टियां हैं, देखिए कैसे कैसे उसका विवेचन करती हैं। अगर तटस्थ तरीके से भी करें या एक ही चीज को कितने कितने अलग अलग तरीकों से रिपोर्टिंग करी जाती है, तटस्थता के हो तो भी, तो अगर तटस्थता उदासीनता न हो मन की, तब तो कहना ही क्या। अपने आप में ये अंग या इंद्रियां अपना काम बिल्कुल सही करती हैं। नेत्र सही आकार प्रदान करता है, कान सही ध्वनि, जीभ सही स्वाद, त्वचा सही स्पर्श और नाक सही गंध प्रदान करता है। अगर आपकी आंखें खराब नहीं हैं और सही हैं, तो उसने तो आपको सही दिखा दिया जो है सो, पर अब उसके साथ कोई ऐसी चीज है जो आपको आकृष्ट करती है। नेत्र ने तो खाली ये बताया कि ये चीज है, पर उसके साथ और चीजें आ गई। उसने अगर भोजन की ऐसी कोई चीज आपको दिखाई और इस समय मेरे लालसा जग गई, तो उसके साथ जो प्रतिक्रियाएं होती है, आंख ने तो खाली आपको ये दिखाया कि ये चीज है। इस बात को सरलता से समझा जा सकता है यदि हम एक महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में आंख की क्रिया का अध्ययन करें। रेटिना या दृष्टि पटल पर सही चित्र स्वतः ही बन जाता है। आप देखते हैं तो सही चित्र बन जाएगा। यदि उसका आकलन करने में कोई त्रुटि होती है, तो यह उस अंग का नहीं अपितु किसी और चीज का दोष है। आंखों का विजन आपका सही है, पर वहां आपके उसका आकलन करने में अगर कोई त्रुटि होती है, तो फिर वो समझने की बात है कि ये आंख का दोष नहीं, अब कौन सी चीज इसमें मिक्स हो रही है। यही तो बात हम उसमें कर रहे हैं कि कौन कौन सी चीज उसमें आके इन्फिल्ट्रेट कर रही है, और हमारी जो क्रिया है उसमें जो संकल्प से शुरू करना चाहिए, कहाँ वो बाधित हो जाता है, क्यों उसकी क्रिया सही नहीं हो पाती, इसको ट्रेस कर रहे हैं हम। यह दोष तंत्रिकाओं या नस नाड़ियों के विद्युत प्रवाह के साथ हो सकता है। किसके साथ हो सकता है? तंत्रिकाएं और कुछ नहीं, केवल वाहिकाएं हैं, चैनल्स हैं। उनमें अपने आप में अंगों द्वारा दी गई सूचनाओं को फेरबदल करने की शक्ति नहीं होती। तो इन तंत्रिकाओं को या इन नाड़ियों को नाड़ी शुद्धि इसीलिए बोलते हैं। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं या कई तरीके के विजुअलाइजेशंस हैं और हैं, इन चीज़ों के द्वारा जब इनको ठीक करते हो, तो देखिए कितना इससे प्रभाव पड़ता है आपकी देखने की, सुनने की। सुनने के अंदर भी साउंड की क्वालिटी किस तरीके की है। संगीतकार है कितना कुछ सुन सकता है, कलाकार है कितना कुछ देख सकता है। विजन हो सकता है उसका कमजोर हो सकता है दृष्टि उसकी जो है वो चश्मा लगा के उसको देखना पड़ता हो, तो भी वास्तव में जो चीज उसके अंदर से वो देख पाएगा, वो तो खाली भौतिक आंख के ऊपर नहीं है। उनमें अपने आप में अंगों द्वारा दी गई सूचनाओं में फेरबदल करने की शक्ति नहीं होती, परंतु वाहिका अवरुद्ध हो सकती है, और वह अवरोध या तो सूचना की पूर्णता में या फिर उसकी परिशुद्धता में बाधा डाल सकता है। यह बाधा उस अंग तक सूचना पहुंचाने में नहीं आती जहां तक कि वह आवश्यक रूप से और स्वतः ही बिल्कुल सही होती है, अपितु उस सूचना के मन तक पहुंचने में आती है। इस बात का केवल अपवाद वह स्थिति है जब एक उपकरण के रूप में स्वयं उस अंग में ही कोई शारीरिक दोष हो। वह फिर शिक्षाविद का विषय नहीं, एक चिकित्सक का विषय है। आंख के अंदर रेटिना में पड़ रहा है, पर ब्रेन तक सही इमेज नहीं जा रही। फिजिकल अगर इसके अंदर कहीं दोष है, वो किस कारण एक्सीडेंट हो गया, कोई चोट आपके लग गई, जन्म से ही आपके कोई ऐसी ब्लॉकेज है, तो वो फिर बाद में कोई टीचर का क्षेत्र नहीं है, उसमें तो फिर बाद में चिकित्सक का क्षेत्र हो गया है कि आप कोई चीज टच कर रहे हैं पर सेंसेशन ब्रेन तक नहीं पहुंच रहा। भाई आपका जैसे एनेस्थीसिया देते हैं तो व्यवधान बीच के अंदर आ जाता है, वो तो वहां से रिपोर्ट करता है, ब्रेन तक बीच में उसको काट दिया जाता है। जैसे हम पेन किलर लेते हैं या फिर एनेस्थीसिया दी जाती है, तो बीच के अंदर वो जो चैनल है जो संदेश पहुंचाती है, उसको अब हम बीच के अंदर उसको एक बार रोक देते हैं कि भी ये सूचना वहां तक मत पहुंचाओ। इसीलिए आपकी सबकॉन्शियस को पता होता है, जब उसने आपके चीरा लगाया सर्जन ने, तो आपकी एक सबकॉन्शियस चेतना है वो बहुत अच्छे से जानती है, और यदि उसको रिकॉल उसकी मेमोरी को वापस लाया जा सके, तो वो हूबहू बता देगी, उसको पेन का एहसास है। जबकि आपकी जागृत जो चेतना है उसको पता नहीं है, उसको पेन का पता नहीं। यदि यह अवरोध इस तरह का हो जो सूचना को दिमाग तक जरा बहुत भी नहीं पहुंचने देता,
तो इसका परिणाम होता है इंद्रियों की अपर्याप्त संवेदनशीलता, कि वो सेंसिटिविटी कम है उसकी। जैसे थर्मोमीटर आपने लगाया, अब पानी गर्म है, हाथ से पता चल रहा है, पर अगर वो आपको टेम्परेचर नहीं दिखा रहा तो आप ये कह रहेंगे अरे थर्मोमीटर सही काम नहीं कर रहा, इसकी सेंसिटिविटी कम है। दृष्टि, श्रवण, घ्राण, स्पर्श, रस के दोष को विभिन्न मात्रा में असंवेदन को विभिन्न मात्रा में असंवेदनता को तब सुधारा जा सकता है जब वे शारीरिक चोट के प्रभाव से या स्वयं इस उस दोष के अंग के दोष के कारण ही न हो। उस अंग के अंदर कोई दोष हो जो आपके जेनेटिकली हो सकता है, जन्म से हो सकता है, दुर्घटना से हो सकता है, कोई चोट के कारण हो सकता है। नाड़ी तंत्र के शोधन के द्वारा, जैसे कई बार बोलते हैं क्लॉट आ गया जी, इनके जो है यहाँ क्लॉट आ गया, अब इनके दिक्कत हो रही है। आंखें ठीक है, पर आपके अगर कैंसर हो गया और इसके अंदर उसने सेल्स को ऑक्यूपाई कर लिया, वो वहां तक ब्रेन तक पहुंचने नहीं दे रहा, तो आप ये करें अरे इसको तो दिखना बंद हो गया, या इसको ये चीज फील होना बंद हो गई, जबकि वो अंग तो अपना काम कर रहा है। नाड़ी तंत्र के शोधन के द्वारा अवरोधनों को हटाया जा सकता है और संवेदनशीलता को सुधारा जा सकता है। सुधारा मतलब आपको जो सामान्यता मिलती है उससे और ज्यादा उसको डेवलप किया जा सकता है, ये किया जा सकता है, इसकी शिक्षा दी जा सकती है। इसका उपचार आसान है, जो कि भिन्न कारणों और उद्देश्यों से यूरोप में अब अधिकाधिक प्रचलित होता जा रहा है। वह है श्वास प्रश्वास का नियमन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, जो आपके रेगुलेट करती है, आपकी जो रेस्पिरेशन है, श्वास प्रश्वास है, उसको संयमित करती है, नियमित करती है, नियंत्रित करती है। यह प्रक्रिया अवश्य ही नाड़ियों की बिल्कुल सही और अबाध क्रिया को पुनः स्थापित कर देती है। और आपके अगर काफ़ी टेंशन है, एजिटेशन है, अगर ये आप थोड़ा सा करते हैं तो इसके अंदर भी इसका प्रभाव होता है। और यदि इसे भली भांति और सुविस्तृत या पूर्ण रूप से किया जाए तो यह इंद्रियों की उन्नत क्रिया तक ले जाती है। योगिक साधना में इस प्रक्रिया को नाड़ी शुद्धि कहते हैं। भाई यही तो हम उसकी शुद्धिकरण की उनकी बात कर रहे हैं योगिक साधन के अंदर, वो भी यही बात कर रहे हैं। तो योगिक साधना में इस प्रक्रिया को नाड़ी शुद्धि कहते हैं। वाहिका के अंदर तो यहाँ तक तो ठीक चल रहा है, इसमें आगे वाहिका के अंदर अवरोध इस प्रकार का हो सकता है जो सूचना को बिल्कुल भी थोड़ी बहुत मात्रा में भी नहीं रोकता, परंतु उसे विकृत कर देता है। इसका सुपरिचित दृष्टांत है भय। अब ये चीज है जो डायरेक्टली हम जो पढ़ रहे हैं कि वाहिका के अंदर अवरोध इस प्रकार का हो सकता है जो सूचना को बिल्कुल भी थोड़ी बहुत मात्रा में भी नहीं रोकता, परंतु उसे विकृत कर देता है। इसका दृष्टांत क्या है? भय या संकट का इंद्रिय क्रिया पर प्रभाव। भोचक हुआ घोड़ा सड़क पर पड़े बोरे को एक खतरनाक प्राणी मान बैठता है। जैसे हम सोए, सपोज कई बार हमने देखा कि दिशा भ्रम हो जाता है, उठते हैं तो कोई चीज अचानक पता नहीं कैसा रूप ले लेती है कि अरे ये क्या आ गया। बहुत देर लगती है ये समझने में, अरे ये तो पर्दा हिल रहा है। तो वैसे ही जो भोचक हुआ कोई घोड़ा है, सड़क पे अगर कोई बोरा पड़ा है, उसको अचानक यूं उससे चिमक उठेगा जोर से, वो इधर उधर दौड़ पड़ेगा, थोड़ी सी आवाज होती है उससे भाग पड़ेगा कि पता नहीं क्या आ गया, उसको खतरनाक प्राणी मान बैठता है। एक घबराया हुआ व्यक्ति रस्सी को सांप, एक हिलते हुए पर्दे को एक भूतहा आकृति मान बैठता है। तंत्रिका तंत्र की क्रियाओं की सभी विकृतियों का कारण वाहिका नाड़ियों में प्रभाव डालते किसी प्रकार के भावात्मक व्यवधान में ढूंढा जा सकता है। ये सारी चीजें आ जाती हैं। मतलब ये तंत्रिका तंत्र की बात कर रहे हैं, इसके अंदर आपके भय आ सकता है, क्रोध आ सकता है, प्रेम है, मतलब इतने इतने आपके अंदर भाव हैं, वो सारे इसके अंदर प्रवेश करके इसकी क्रिया में व्यवधान ला सकते हैं, इसकी क्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। उनके लिए एकमात्र उपचार है शांत होने का अभ्यास, नाड़ियों की नित्य स्थिरता। तो जब ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हम करते हैं और उसके ऊपर नियमित रूप से अगर करने से थोड़ी बहुत मास्टरी आती है, तो ऐसी चीजें हमको ज्यादा एजिटेटेड नहीं करती।
क्योंकि इसके पीछे का औचित्य ये है, ये कहते हैं आपके भाव या आपके अंदर एजिटेशन है, उसके करस्पॉन्डिंग आपकी सांसें चलती है, उसके अनुसार आप देख सकते हैं कि आपकी सांसें अगर एजिटेटेड हैं तो तेज चलना शुरू हो जाती हैं, बिल्कुल काम हैं, शांत हैं, उस मोमेंट जो है बिल्कुल ये सही अपनी गति के अंदर चलती है। तो इसलिए मन के ऊपर प्रभाव करने का इनका भी इस छोर पे तो हम एटलीस्ट काम कर ही सकते हैं। तो यहाँ जब हम करते हैं तो उसका जो दूसरा छोर है उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। यह भी नाड़ी शुद्धि के द्वारा किया जा सकता है, जो कि तंत्रिका तंत्र को शांत करता है, सभी आंतरिक प्रक्रियाओं को इच्छित शांति व या नीरवता प्रदान करता है और मन के शोधन की तैयारी करता है। यदि वाहिका नाड़ियां शांत व साफ हों तो सूचना में एकमात्र संभव व्यवधान मन से या मन के द्वारा आता है। अगर ये ठीक है, आपकी तंत्रिका तंत्र ठीक है, भाई यही तो योगिक साधन में सारी बात चल रही है कि व्यवधान कहाँ से आता है। ये तो हम लोवेस्ट जो चीज है उसको पकड़ रहे हैं, खाली शरीर को पकड़ रहे हैं और उसके अंदर इंद्रियों की रिपोर्टिंग है मन तक, उसके बीच में आपका भौतिक जो इंद्रिय है और बीच के अंदर वाहिकाएं हैं, चैनल्स है जो बहुत सूक्ष्म हैं और उसकी और सूक्ष्म क्रियाएं भी हैं। जैसे नस नाड़ियां भौतिक रूप से भी हैं, वैसी सूक्ष्म नस नाड़ियां भी हैं। अगर चक्रों की हम बात करें तो उसके कारण जो नस नाड़ियां हैं या उसका पूरा तंत्र है वो भौतिक शरीर में आप देखेंगे तो वैसे देखने ही नहीं मिलेगा। यदि वाहिका नाड़ियां शांत व साफ हों तो सूचना में एकमात्र संभव व्यवधान मन से या मन के द्वारा आता है। अब मनस अथवा छठी इंद्रिय स्वयं भी नाड़ियों की ही भांति एक वाहिका है। मन भी अपने आप के अंदर मतलब एक डिपो है जहां ये सारी चीजें आके अपनी रिपोर्टिंग करती हैं। यहां तक तो ठीक है, पर यहां से वो अल्टीमेट नहीं है, वो अंतिम नहीं है। अपने आप के अंदर ये भी एक चैनल है, वाहिका है। ये और ज्यादा गंभीर बात है, क्योंकि यहीं तक आके रिपोर्टिंग होती तब तो आपकी बात जो है इजी होती, हमारे पास जो पहेली थी वो इजियर होती अगर बात इतनी ही होती। पर मन जो है, जहां तक ये रिपोर्टिंग की बात है उसने देखा वहां तक तो एक चीज है, पर अपने आप के अंदर ये चैनल भी है, बुद्धि के साथ संसर्ग या संपर्क करने की एक वाहिका है। यहां सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो यहीं आ जाती है। ये जो रिपोर्टिंग करता है बुद्धि को, उसके अंदर फिर बाद में ये अपने तरीके से कितनी कितनी चीजें, क्योंकि मन है वो एकमात्र इंद्रियों की रिपोर्टिंग के ऊपर आधारित नहीं है। आप रूम में बैठे हैं, फिर भी देखिए भय के कोई आपके पास कोई कारण नहीं है, भय अपने आप आ रहा है। वो रिपोर्टिंग जब मिक्स करके वो बुद्धि को देगा, कैसी देगा। व्यक्ति बिल्कुल शांति से बैठा है, अब उसको बुद्धि अगर कह भी रही है कि अपने को पढ़ना चाहिए, उसके बाहरी प्रकृति का एजिटेशन है, देखो कितनी कितनी चीजें उसकी उभार के लेके आता है, वो एक्चुअल में कभी कर ही नहीं पाता। तो खाली अगर प्रपोजिशन आपकी इंद्रियां आपकी माइंड को रिपोर्ट कर रही है ब्रेन को, वहीं तक होती तो इतनी समस्या नहीं थी। पर समस्याएं तो इसके अलावा और जो चीजें हैं उसके कारण उठती हैं, कितनी कितनी चीजें हैं वो उठती हैं। भाई आपकी जो भौतिक इंद्रियां हैं, नींद के अंदर तो सारी की सारी सबड्यूड हैं, वो हाइबरनेशन के अंदर है मान लीजिए, उसके अंदर भी आपके कितनी कितनी चीजें आती है, कैसे आपके दूसरे दिन को प्रभावित करती हैं। इनफैक्ट माँ तो कहती है कि सपने के अंदर जो चीज आती है वो प्रयास करती है नेक्स्ट दिन अपने आप को कैसे मैनिफेस्ट करना। तो सारे दिन का डिटर्मिनेशन तो एक तरीके से पहले ही रात को हो जाता है। इसमें व्यवधान ऊपर से आ सकता है या नीचे से। ऊपर से कैसे, कि आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, आपको ऊपर से कोई प्रेरणा आई, इंद्रियां कोई चीज कह रही है, बुद्धि के अंदर कोई एक चीज है, तो वो कहते हैं नहीं इसके अंदर ये बात है। व्यवधान मतलब इंटरवेंशन, और नीचे से तो हमारे आता ही रहता है सारे समय। इस प्रक्रिया को तो हम विवेचन इसमें क्या करें ज्यादा, हालांकि इस पूरे पढ़ने के दौरान भी सीधे सीधे पता चल जाएगा। ये इन्फिल्ट्रेशन जो वो कह रहे हैं, ये हस्तक्षेप होता है,
ज्यादातर तो ये नीचे से ही होता है, हमारा जिस तरीके का बीइंग का है अभी गठन, ये नीचे से होता है। बाहरी सूचना सर्वप्रथम ग्रहण करने वाले अंग पर छायांकित होती है। अंग पर, आंखों के ऊपर आई, आंखों के ऊपर ये आई कि मेरे सामने स्क्रीन है, मेरे सामने पुस्तक है, वहां तक तो ठीक है, अब इसमें कोई गुण दोष की बात नहीं है, उसने आपको एक रिपोर्ट कर दी। भी जैसे आप स्कैनर के ऊपर कोई कागज रखते हैं, स्कैनर ने आपको बता दिया हूबहू कि भी ये है, प्रिंटर ने हूबहू उसको प्रिंट कर दिया, वहां तक तो ठीक है कि उसका अपना दिमाग नहीं है। पर मान लीजिए स्कैनर के अंदर खुद का दिमाग होता, जैसे फोन में आजकल कई तरीके के फिल्टर आते हैं मोबाइल फोन के अंदर, अब वो आपकी इमेज के साथ खेलना शुरू कर दे, जैसे कि कई ये छोटे छोटे ऐप आते हैं, वो आपके चेहरे को कैसे कैसे डिस्टोर्ट कर देते हैं, आपके बाल चेंज कर देंगे, ये कर देंगे। अगर आपके स्कैनर के अंदर अपने अंदर ये चीज निहित हो, तो फिर तो उसकी शुद्धता के अंदर आपको फिर डाउट हो जाएगा कि ये कर क्या रहा है भाई, ये तो इसकी सेटिंग में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो पहले तो बाहरी सूचना सर्वप्रथम ग्रहण करने वाले अंग पर छायांकित होती है, उसके इंप्रेशन आते हैं कान पे ध्वनि के रूप में। उसका क्या बनता है, वो तो ब्रेन में बनता है, कान तो खाली हमने साइंस के अंदर भी पढ़ा, वो तो खाली वाइब्रेशंस है। स्पंदन आते हैं उसके ऊपर तो बाहर से, कि बीच के अंदर एयर है इसलिए वो स्पंदन के रूप में। आंखों के ऊपर जो है कोई इमेज तो अंदर जाके बनती है, आंखों के ऊपर तो इमेज बनती नहीं, वो तो लाइट जिस तरीके से रेटिना के ऊपर पड़ती है, वो सारी रिपोर्ट वहां जाके बनती है कि भाई ये है, मेरे सामने ये रखा है। टच हुआ तो वो किस चीज का हुआ, आपको सॉफ्ट है, ये है, वो है। फिर मेरे को चित्त के अंदर स्टोर हाउस है, तो ये मेरे को पता चल गया कि ये टच इस तरीके का है, पर हाँ आपके मेमोरी आ गई कि ये रिमोट कंट्रोल था, इसका टच है भाई। ये तो प्लास्टिक का है, प्लास्टिक के अंदर भी ये वाली चीज नजर आ रही है। अगर ये स्टोर हाउस चित्त का न हो, तो फिर तो आप कभी कुछ नहीं जान पाएंगे। आपको अगर टच प्राप्त भी हो गया, पर अगर आपके स्टोर हाउस नहीं है कि भी टच है किस चीज का, तो सूचना का करेंगे क्या आप? भाई अगर सामने पुस्तक दिख रही है या क्या है, अगर ये भी मेरे को पता नहीं और मैं भूलने की मेरी टेंडेंसी होगी चीज क्या है, तो जीवन जी ही नहीं सकते। फिर वह तस्वीर तंत्रिका तंत्र के दूसरे छोर पर चित्त, ये सारी बातें हम वहां भी योगिक साधन में भी करेंगे, यहां जब हम इसकी चर्चा कर रहे हैं तो हमारे लिए सुग्राह्य बन जाएगा वहां। अथवा निष्क्रिय स्मृति, चित्त का मतलब स्टोर हाउस है ये, निष्क्रिय स्मृति के अंदर बनती है, सक्रिय स्मृति उसको काम में लेती है, पर स्टोर हाउस है। कितनी कितनी सारी चीजें हैं। आप किसी स्टेशन के ऊपर गए, अभी थोड़ी ध्यान है, आप अभी रिकॉल करने की भी कोशिश करेंगे, कोई जरूरी नहीं है आपको बैठे वो चीज ध्यान आए। आप पर्टिकुलर कोई शहर के अंदर, जब आप जयपुर गए तब आप, हाँ 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 इधर ये है, आपको सारी चीजें वही ध्यान आना। आप 20 साल 30 साल पहले कोई एक मकान में या कोई कोई जगह घूमने गए थे, आपको अभी तुरंत में कोई स्मृति वैसी नहीं है, जैसे ही आप वहां जाते हैं अरे 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 मेरे को ये ध्यान आ गया, कहाँ से आ गई हुई ये सारी चीजें? दृष्टि, ध्वनि, गंध, स्पर्श और रस की सभी छवियां या संस्कार, इंप्रेशंस वहीं संचित हो जाते हैं। ये है आपका चित्त। चित्त के विषय में चर्चा आ जाएगी। और मनस उनकी सूचना बुद्धि को देता है, इसलिए ये एक वाहिका है। अपने आप में ये इंद्रिय भी है, छठी इंद्रिय है ये, और अपने आप में ये वाहिका भी है, क्योंकि ये बुद्धि को सूचना प्रदान करता है। मनस एक ज्ञानेन्द्रिय भी है और एक वाहिका भी। एक ज्ञानेन्द्रिय के रूप में वह दूसरों की भांति स्वतः ही अपनी क्रिया में खरा है, वहां दिक्कत नहीं है, किताब दिखी दिख गई, उसमें दिक्कत नहीं है। उसमें तो अगर कोई इंद्रियों के अंदर बीच में नाड़ियों में व्यवधान है तो आपके इंप्रेशन नहीं बनेगा। वो व्यवधान किसी भी तरीके से आ सकता है, जो हमने बात करी, चोट से आ सकता है, एनेस्थीसिया से आ सकता है, और कोई व्यवधान से आ सकता है। जबकि एक वाहिका के रूप में वह व्यवधान के प्रति खुला है। यहां प्रॉब्लम है, मैंने ये बताया सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहां आती है, जिसका परिणाम होता है अवरोध या विकृति। तो हमारे जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम की स्थिति है वो यहां है। एक ज्ञानेंद्रिय के रूप में मन बाहर से या अंदर से सीधे ही विचार छवियां प्राप्त करता है। ये विचार छवियां अपने आप में पूर्णता सही होती हैं।
परंतु बुद्धि तक इनकी सूचना देने में वे या तो बुद्धि तक बिल्कुल भी पहुंचती ही नहीं है, अथवा उस तक इतनी विकृत होकर पहुंचती हैं कि उस पर एक मिथ्या या अंशतः मिथ्या संस्कार बनाती हैं। मतलब ये जो इंप्रेशन पड़ता है, कैसे, एक उदाहरण लेते हैं इसका। इंद्रियों ने कोई चीज देखी, मैंने कल भी उदाहरण आपको दिया था, आंखों ने बता दिया मां को मैं प्रणाम कर रहा हूं, जो इंप्रेशन आया वो तो कैमरा जैसा लेता है इंप्रेशन, वैसे इंप्रेशन बन गया। अब कैमरे को तो बीच के अंदर कोई ये नहीं है कि सामने से कोई उसको गाली निकाल रहा है या उसको वाहवाही कर रहा है, कैमरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जो व्यक्ति ले रहा है उसको फर्क पड़ता है, क्योंकि उसके सब्जेक्टिव चेतना है। तो जहां तक मन की बात है कि वो इंप्रेशंस प्राप्त कर रहा है या छवियां प्राप्त कर रहा है, वहां तक तो ठीक है। पर मैं का बोध, अरे मेरे साथ माँ देखो जो देख रही है मेरे साथ कृपापूर्ण दृष्टि से नहीं देख रही, इसलिए वो पत्र लिखता है, माँ आप मेरे से आज नाराज थी, या आप तो बहुत स्टर्न लुक था मेरी तरफ आपका। ये किसने कहा? माइंड ने तो नहीं कहा। ये रिपोर्टिंग वहां गई, वहां उसने काफी सारी चीजें हैं, तुरंत उसने वापस आपको ये कहा, तो आपकी इंद्रियों के माध्यम से आपने पत्र लिखा और ये एक्सप्रेस कर दिया, जी ये हुआ। माँ कहती है आज मैंने जो मेरा बेस्ट ग्रेसफुल लुक था, मैंने श्री अरविंद को कहा कि आज उसको मैंने अपना जो बेस्ट लुक है, जो कृपापूर्ण दृष्टि है वो दी। अब ये कैसे रिकॉन्साइल करें इस बात को? फिर दूसरा उदाहरण इसका देखें, मतलब बहुत ग्लेयरिंग, हमको अपने खुद के उदाहरण भी देखने पड़ेंगे इससे। पर इसका एक उदाहरण, जैसे माँ के पुत्र थे आंद्रे, वो जब पहले आने की बात हुई शुरू के अंदर, तो माँ जिस तरीके की व्यवस्था कर रही थी बड़ी, तो लोगों के ये हुआ, देखो माँ बातें तो आध्यात्मिकता की करती हैं, पर एक एक डिटेल और कितना एंथुजियास्टिक हो रही है ये। अब ये बात मन ने नहीं कही, ये कहाँ गई और उसने ये बात क्यों कही? क्योंकि सेल्फ रिगार्डिंग, मेरा स्थान यहाँ कहाँ, मैं ये जज कर रहा हूं कि मेरी बुद्धि सर्वोपरि है, माँ की क्रिया उसके अनुरूप होनी चाहिए। ये सारी चीजें जब आके इसके अंदर हस्तक्षेप करती हैं, तो उसके निर्णय इस तरीके से अभिव्यक्त होते हैं कि देखो माँ तो अभी भी आसक्ति के अंदर है, बातें करना एक चीज है, फिर भी देखिए मदर का ह्यूमन पार्ट है वो इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। फिर वो अगर समझदारी की भी बात करें, फिर वो अलग 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 तरीके की चीजें वो इस तरीके की कहेंगे। या इसके अलावा भी पता नहीं कितनी कितनी बातें, कि माता जी दिव्य जीवन की बात कर रही हैं, सुप्रामेंटल की बात कर रही हैं, आश्रम चलाने के लिए इनके पास इनफ फंड्स नहीं है, तो ये क्या बात हुई? या फिर माता जी कहती है पैसे की यहाँ कमी है, श्री अरविंद के लिए जो लिखने के लिए कागज मंगाया जाता है वो इंपोर्ट होता है, माँ कह रही है श्री अरविंद के लिए जो कागज यूज होगा वो तो जो बेस्ट क्वालिटी उपलब्ध होगी उसके ऊपर श्री अरविंद को लिखना चाहिए। तो कुछ लोग, एक जो व्यक्ति था उस समय, वो काफी ओपन थे और कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, उन्होंने माँ को आके कहा कि माँ मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ आपके पास ये जो आपने इकट्ठे कर रखे हैं साधना, तो इनमें शायद ही कोई कर रहा, यहाँ तो कोलोसल वेस्ट ऑफ एनर्जी मनी, इस चीज का वेस्ट चल रहा है। तो माँ ने कहा मेरे को आके आप ये बताते हो कि एक तो वेस्ट चल रहा है, पर किसी को ये क्यों नहीं नजर आता कि चेतना का कितना जबरदस्त वेस्ट चल रहा है। कुछ रुपए या कुछ पैसे जब नष्ट हो जाते हैं, वो आपको नजर आ गया, इंद्रियां या आपकी बुद्धि उन्होंने तो ये चीज बता दी, पर दूसरी चीज ये नहीं दिखा रही है आपको कि इसके अंदर चेतना का कितना भयंकर वेस्टेज चल रहा है। माँ श्री अरविंद स्वयं विराजमान, और उसके अंदर हम अपना समय, आज भी हम अपना समय ऐसी चीजों के पीछे व्यर्थ कर रहे हैं जिनमें नहीं करना चाहिए, ये बात वो नहीं बताती। तो इसी तरीके से माँ ने कहा कि तुम यहाँ देख रहे हो कि यहाँ ये साधक हैं या ये इस तरीके से हैं, एक भी इस तरीके से आप जो सोच रहे हो वैसा तो है ही नहीं। तो हमको माँ श्री अरविंद के पत्र हैं वो यही तो चीज दिखा रहे हैं, उसमें ये चांसेस तो कम है जिसमें खाली इंद्रियों की अपनी शुद्ध क्रिया जो है, कि वो बिल्ली को कोई और चीज बताता हो, किताब को कोई और चीज बताता हो, ऐसा थोड़ी है।
पर किस तरीके से उन चीजों को लेता है, जीवन की घटनाओं को किस रूप में लेता है, ये चीज रिकॉर्डेड है कि आप उसमें आध्यात्मिक जीवन के अंदर भी आ जाते हैं तो भी आपके बार की जो बुद्धि है, जो चीजों की सतह को देखती है, वो कैसे उसका आकलन करती है और कैसे वो एंटाइटल्ड मानता है अपने आप की, वो तो जज कर ही सकता है। वो तो ठीक कह ही रहा है कि हे मधुसूदन, ये तो पागल हो गए, इनका तो दिमाग खराब है, हम तो समझदार हैं, हमको तो ये काम नहीं करना चाहिए। कौन सी चीज है ये कह रही है? भाई आपके जो खुद की बुद्धि है, अब हम ये नहीं समझ रहे कि ये बुद्धि इंद्रियबद्ध है, और अपने जो प्रेजुडिशेस हैं, जो उसके पूर्वानुमान उसने बना रखे हैं, भाई ये चीज तो ऐसी है ही, ये मृत्यु हो गई तो इसमें तो रोना है ही, किसी का जी उसके बेटे की मृत्यु हो गई, ओहो ये तो बहुत बुरा हुआ उसके साथ। तो ये कॉमन हमारा रिएक्शन है, हमको क्या पता उसके साथ ठीक हुआ या नहीं हुआ, हम सोचते भी नहीं, उससे पहले हम ये रिएक्शन देते हैं कि उसके साथ ये हुआ। माँ ही एकमात्र ये कहती थी, जब मेरे पास इस तरीके की कोई बात आती, कोई व्यक्ति आता कि माँ मेरी पत्नी है उस वो, तो माँ उससे पूछती भी क्या चाहते हो, कोई कहता भी इसके ठीक हो जाए, कोई ये कहता है भी इसके लिए जो आपको उचित लगता है वो आप कीजिए, तो माँ कहती है इसकी आत्मा के लिए उचित तो ये है कि ये अब डिपार्ट कर जाए, मैं इसके लिए इतना कर सकती हूँ कि इसके डिपार्चर को मैं सुखद बना सकती हूँ, शांत बना सकती हूँ कि इतनी पीड़ा में नहीं जाए, इसके लिए तो ये कर सकती हूँ। इसके जो परिवारजन है उसके लिए ये कर सकती हूँ कि उसको जो होने वाला आघात है उसको मैं मिनिमाइज कर सकती हूँ, मैं अपनी शक्ति से ये काम मैं कर सकती हूँ। पर बुद्धि किस तरीके से सारी चीजों को जज करती है, इसके उदाहरण भाई माँ श्री अरविंद का सारा लिटरेचर, पत्र व्यवहार इससे कितने सुंदर तरीके से तो मिलता ही है हमको। यह व्यवधान उस छवि या बिंब को प्रभावित कर सकता है जो आंख, कान, नाक, त्वचा, जीभ से मिली सूचना से संबद्ध होता है, परंतु यहाँ वह बहुत ही क्षीण रूप में सशक्त होता है, परंतु मन से सीधी आती छवियों पर अपने प्रभाव में यह अत्यंत शक्तिशाली होता है और दोष का मुख्य स्रोत होता है। कैसे? अब इसका अर्थ क्या हुआ? आपका किसी के प्रति वैमनस्य है, पर आप ये देख रहे हैं कि चाकू से हत्या आपका बेटा है वो कर रहा है, वैमनस्य किसी दूसरे व्यक्ति से है, वो पास खड़ा है, वो बचाने की कोशिश कर रहा है, मन के आप अंदर आपके वैमनस्य है, पर फिर भी इंद्रियां तो आपको ये नहीं कहेंगी। इंद्रियां तो अगर न भी चाहोगे तो इंद्रियां तो ये रिपोर्ट करेगी, अरे ये चाकू मेरे बेटे के हाथ में है, अच्छा होता कि ये इसके हाथ में होता और इसको जेल होती या इसको दंड मिलता। तो इंद्रियों ने तो आपको बता दिया, अब आप उसके ऊपर जो क्रिया करनी शुरू करेंगे उसके अंदर फिर आप ये क्या करेंगे, उसमें मन ने तो आपको जो रिपोर्ट करनी है वो दे दी। अब बुद्धिवाद में क्योंकि वो उसके अंदर मैं से आपकी आसक्ति है या आपके अपने आप से क्या ताल्लुक है उसका, उन सारे माध्यमों से अब क्या करेंगे, आप उसको पूरे तरीके से किसी भी तरीके से बचाने की कोशिश करेंगे। ये इनके इन प्रकार ये कोशिश करेंगे कि ये जो पास में खड़ा है जिससे आपकी वैमनस्य है, इसने उकसाया है इसको। भाई सारी दलीलें आप क्या प्रयास करेंगे कि आपका बच्चा पहले तो इस साइड से हट जाए, इसको कम से कम दंड हो, और दंड जो दोष है उसका आरोपण आप किसी दूसरे के ऊपर करें, सारा प्रयास तो इसी चीज का है। मकान में चोरी हो गई, चोरी होके अगर आपका नौकर अभी घर चला गया, 2 दिन किसी कारण से आया नहीं, तुरंत मन क्या कहेगा आपका, वो ले गया, चाहे वो बड़ा निष्ठावान आपके रहा हो, खूब निष्ठावान हो, तुरंत मन क्या कहेगा, अरे बताओ कितना मैंने उसको प्रेम से रखा था, ये है वो है। जब वो वापस आता है और आपको पता चलता है कि ये तो चोरी वास्तव में पहले तो हुई नहीं, आपने ही वो सामान वहां नहीं रखा था, दूसरी जगह जगह रखा था, और यदि चोरी हो गई मान लीजिए तो भी चोर कोई दूसरा है, ये व्यक्ति नहीं है। तो अगर आप डिसेंट व्यक्ति हैं तो आप मन में आपको ग्लानि होगी, मैंने इसको चोर वृत्ति इसके प्रति रखी, और आप सेंसिटिव होंगे तो आप उससे माफी मांगेंगे
कि भैया मैंने तेरे प्रति गलत सोचा। पर सामान्य ढर्रा क्या है? सतर्क रहना चाहिए। वो व्यक्ति जो निष्ठावान है, वो आपका सर्वेंट है, तो भी आप उसके प्रति दोष दृष्टि अपना लेंगे। अरे ऐसा हुआ नहीं, चलो भगवान का इसमें शुक्रिया है, पर इसके ऊपर भी मेरे को नजर रखनी पड़ेगी। अरे पर उसने तो ऐसा किया ही नहीं। इसी तरीके से तुरंत हम निर्णय पे कैसे आ जाते हैं, जैसे अपने पेट को, कुत्ते को रखवाली के लिए छोड़ गए बेटे की, वापस आए खून ही खून नजर आता है, कुत्ते के मुंह में भी खून नजर आता है। अब आप तुरंत ये पहला ख्याल तो ये आता है, इसने अपने मेरे बेटे को मार डाला। इंद्रियों ने रिपोर्ट करी, मन ने वो रिपोर्ट सही ग्रहण करी, उसने बुद्धि तक भेजी भेजी उसने फिर बाद में वापस क्या कहता है कि इसने आज ये, मैंने गलत आकलन कर दिया। एक छोटे से मतलब 2 मिनट के अंदर भी आपके सारी चीजें ऐसी ऐसी कौंध जाती हैं। वो समय विशेष के ऊपर ही होता है कि कैसे कैसे विचार, कैसी कैसी चीजें, भावनाएं, सारी चीजें आपके एक क्षण के अंदर कौंध जाती हैं। अंदर जाके देखता है वहां सांप मरा पड़ा है, और इसने उसको बचाने के चक्कर में जिससे लड़ाई करी है, इसने खुद अपने आप को पूरी क्षति पहुंचा दी, खुद घायल हो गया, पर आपके बेटे को उसने आंच नहीं आने दी। तब वो करे ये क्या हुआ, तब ग्लानि हो जाती है। ये कहां से हो रहा है? रिपोर्टिंग इंद्रियों ने तो आपको खाली ये दी जी, इसने ये काम हुआ। जैसे मोबाइल से या किसी से आपने फोटो ली, फोटो तो आपको यही बताएगी, आकलन थोड़ी कर देगी फोटो उसका। मन मुख्यतः सीधी विचार छवियां लेता है, परंतु वह आकार की, ध्वनि की, वस्तुतः उन सभी चीजों की भी छवियां ग्रहण करता है जिनके लिए वह प्रायः ज्ञानेंद्रियों पर निर्भर रहना पसंद करता है, पर उसके अलावा भी वो छवियां, इसलिए वो भय भी उसको प्राप्त हो जाता है। आप किसी माहौल के अंदर जा रहे हैं, वहां आप जाने अनजाने भी वहां की एटमॉस्फेयर की चीजें ब्रीद करते हैं, और इसी कारण वो आप सर्टेन इंप्रेशन है, वो भयावह या सुखद, वो ज्यादा बन जाता है। आप आश्रम में गए, अब इसके साथ आपको ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ श्री अरविंद इस चेयर के ऊपर बैठे थे। वो चेयर आपके लिए कितनी ज्यादा आनंददायी बन जाती है या कितनी महत्वपूर्ण बन जाती है। और वो ये हो कि ये चेयर है, ये तो ऐसे व्यक्ति की है, आप कहेंगे अरे ये तो जला डालो इसको, इसके ऊपर 20 लोगों को इसके ऊपर हत्या करी गई है, अरे ये चेयर बेकार है, इसको खत्म करो, इसको जलाओ। तो चेयर अपने आप के अंदर तो तटस्थ है। इसी तरीके से जब धन की बात आई तो मां से पूछा गया, मां ने कहा कि भी ये तो एक तटस्थ तरीके की चीज है, आप करेंसी को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। अरे उसके पीछे जो भाव है उससे ज्यादा प्रॉब्लम है। मन की संवेदनशीलता के प्रति के पूर्ण विकास को हमारी योगिक साधना में सूक्ष्म दृष्टि कहते हैं। ये संवेदनशील सेंसिटिवनेस जो है ना माइंड की, इसको सूक्ष्म दृष्टि कहते हैं। टेलीपैथी अथवा दूर संवेदन, दूर से किसी चीज को पता कर लेना, ये मन के अंदर सारी चीजें हैं। इसलिए आपका विजन सही होने के बाद भी आप ये देखेंगे कि कई चीजों के अंदर आपको पहले से आभास हो गया। आंखें तो अपना काम वैसे ही कर रही है, पर आंखें भी इसके कारण प्रभावित होती हैं। तो कुछ लोगों को अपनी आंखों के माध्यम से भी उस व्यक्ति के अंदर चारों तरफ, जैसे उसके साथ कुछ दुर्घटना होने वाली है तो आपको कुछ ऐसा नजर आ जाएगा। उसके बीइंग में बहुत ज्यादा आसक्ति, या व्यक्ति इस तरीके का है कि इमोरल व्यक्ति है, या फिर बहुत ही गलत कामों में लगा हुआ है, चेतना उसकी बहुत ही गिरी हुई है। ऐसे के अंदर अगर आप संवेदनशील हैं, तो आंखें भी उसके चारों तरफ का जो ओरा है, उसकी उपस्थिति है, वो आपको टच के द्वारा, संवेदन के द्वारा, आंखों के द्वारा, कानों के अंदर उसके जब शब्द आएंगे, आप माइंड से पता कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पर आप कहेंगे भाई इसमें दिक्कत है। अगर आप कल्टीवेटेड होंगे, एग्जैक्टली पिन पॉइंट तो करेंगे या नहीं करेंगे वो बाद की बात है, पर आप ये कहेंगे इससे जो संपर्क आ रहा है, जो स्पर्श आ रहा है, इसके अंदर कुछ ऐसा है जो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मेरे व्यवधान कर रहा है। ज्यादा हो तो आपको मार भी डाल सकता है, बुखार पैदा कर सकता है। तो माँ कहती है ना
वैम्पायरिश कई लोग होते हैं जो आपकी एनर्जी सक कर लेते हैं। उनके अगर आप नज़दीक होगे तो वो पूरी आपकी, आपको पता ही नहीं चलेगा और वो पूरी आपकी ऊर्जा को ले लेंगे। आप कहेंगे मैं तो ऊर्जा मेरे बची नहीं। कुछ ऐसे हैं जिनके नज़दीक आप जाएँगे तो ऊर्जस्वी महसूस करेंगे, ऊर्जावान महसूस करेंगे। आप कहेंगे अरे ये क्या हुआ? ऐसे ही सर्टेन एटमॉस्फेयर के अंदर जाएँगे, वहाँ आप पज़ल्ड महसूस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें अब न तो आँख ने दिखाई, अगर भौतिक इंद्रिय की बात करें तो भी मन तो इस चीज़ को सेंस कर रहा है। इस चीज़ को स्वतः सेंस कर रहा है। आप किसी रूम में सोए हुए हैं, एक रूम ऐसा है जहाँ बाहरी सुख सुविधाएँ न हैं, तो भी आप बहुत रिफ्रेश महसूस करते हैं, बहुत अच्छा महसूस करते हैं। एक ऐसा कमरा है जहाँ सारी सुख सुविधाएँ हैं, बड़ा अच्छा गद्दा है, एसी है, या जहाँ हीटिंग, कूलिंग सारे तरीके की है। सब सुविधाएँ जो होनी चाहिए वो आपके फिंगर टिप्स के ऊपर हैं, पर आप बहुत तकलीफ़ पाते हैं। आप कहते हैं भई ये तो गड़बड़ है। इसकी बजाय तो मैं वहाँ ओपन के अंदर उस आश्रम में सोया था, या उस मकान में सोया था, या मैं वहाँ सोया था, वहाँ बहुत अच्छा महसूस हुआ। 3 या 4 घंटे के अंदर ही इतना रिफ्रेश होके मैं उठा और पूरे दिन थकान ही नहीं आई। और यहाँ मैं 8 घंटे तक सोया रहा, इतना तो कभी सोया ही नहीं, और इसके बाद भी पूरे दिन नींद आ रही है मेरे को, ये क्या बात है? फिर अगर मैं कर्म में अपने आप को नियोजित कर रहा हूँ तो मैं, बुद्धि भी मेरी प्रखर नहीं रही, इतना मैं वहाँ सो लिया। अब मैं पढ़ना चाह रहा हूँ महाश्री अरविंद की पुस्तक, इसके अंदर कोई दूसरी चीज़ मेरे को समझ ही नहीं आ रही। देखिए कि मैं कैसे मेरे ऊपर पर्दा पड़ा है। ये अगर थोड़ा-सा कल्टीवेट हम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें फिर होनी शुरू हो जाती हैं। टेलीपैथी अथवा दूर संवेदन, ये तो प्योरली फिजिकल की बात चल रही है अभी। जैसे हमने ऊपर बात करी थी, खत्म किससे किया था कि इसके अंदर 2 हैं, एक तो तंत्रिका तंत्र है और एक स्वयं जो जो स्थूल भौतिक हमारा शरीर है वो है। अतीन्द्रिय दृष्टि मतलब आपकी जो सुपर सेंसुअल जो चीज़ है, वो अतीन्द्रिय श्रवण, इंद्रिय से दूर का पूर्वाभास, पहले से आपको आभास हो गया। पर विचार पठन, दूसरे के विचार के अंदर क्या है, विचार का न भी हो तो भी आप भी, व्यापार में भी व्यक्ति हाव भाव से तुरंत समझ आता है, अभी आज इसको छुट्टी चाहिए, आज इसको पैसे की समस्या है। वो आपसे चिल्ला के बात कर रहा है, या आज उसका काम में मन नहीं लग रहा, आज इसके ये है। तो जो अच्छा व्यवस्थापक है वो ये कह देगा क्या समस्या है, अभी घर के ऊपर क्या समस्या है। या कोई अच्छा कोई हॉस्टल का वार्डन है, वो ये समझ जाएगा ये बच्चा इसलिए कर रहा है, आज इसका पेट भरा नहीं है, इसकी नींद पूरी नहीं हुई है, आज इसके मन में ये है, आज इसको इस चीज़ की इच्छा है, खाने की इच्छा है, या किस चीज़ की इच्छा है। ये शक्ति भी हो सकती है। चरित्र पठन, ये जनरली लोगों के अंदर बाहरी तरीके से तो होता है, पर उससे गहराई में भी कितना आप पठन कर सकते हैं, आपकी जितनी क्षमता है। अगर ज़्यादा गंभीर गहरा आदमी आपके पास आएगा, मेरे पास नेसेसरी उसके लिए इंद्रियां ही नहीं है, कहाँ से कर लूँगा मैं। पर ये कह रहे हैं कि जब आप संवेदनशील हो जाते हैं तब की, जब मन संवेदनशील हो जाता है तब ये कर पाता है। तथा अन्य बहुत सी आधुनिक खोजें मन की पुराकालीन शक्तियां हैं जिन्हें अविकसित ही छोड़ा गया है। मतलब ये तो आजकल जिनकी बातें करी जा रही है, ये छोटी छोटी चीजें हैं। पहले तो पूर्ण विकास था उनका, और वे सब मनस की शक्तियां हैं। अतीन्द्रिय बोध मतलब इंद्रियों से आगे, या छठी इंद्री का विकास कभी भी मानव शिक्षण का भाग नहीं रहा। जो कि एक्चुअल में जिसका विकास होना चाहिए या शिक्षण जिसका होना चाहिए, वो इसका होना चाहिए। ये आप देखें तो ऐसे देखना चाहिए, या फिर इस इंद्री को काम में कैसे लेना चाहिए, क्योंकि अपने आप के अंदर ये सेवक है, मालिक नहीं। अभी तो शिक्षा क्या कर रही है, भौतिक जो सुख साधन है उनको परिवर्तित कर दे रही है, और उनको परिवर्तित करके हाथ में किसके दे रही है उसको, उसके आपके छोटा जो अहम है उसके हाथ में दे रही है। तो ये तो बहुत ही खराब कॉम्बिनेशन हो गया। तो न तो मेरी इंद्रियां जो है वो हमेशा ही सुख साधन ढूंढेंगी, तटस्थ तरीके से, डिसइंटरेस्टेड तरीके से जो चीज़ है वो रिपोर्ट नहीं करेगी, और दूसरे वो जो करेगी भी, वो आपने जिसके हाथ में दे दी गई वो हमेशा ही खोजेगा कि मेरे को मेरा संतुष्टि कैसे मिलेगी। तो सोचिए आपके जीवन में जो और संभावनाएं थी वो बहुत ज़्यादा छोटी हो गई। एक भावी युग में निसंदेह मानव यंत्र के आवश्यक
प्राथमिक शिक्षण में इसका विकास किया जाएगा। तो आगे आने वाली जो शिक्षा है, जो युग आने वाला है मानव यंत्र के आवश्यक प्राथमिक शिक्षण में, ये प्राइमरी एजुकेशन के अंदर ये चीज होनी चाहिए जो कि हमारा काम है। पहले तो हम कॉन्शियस ही नहीं है। अगर हम ये सारी चर्चाएं न करें तो फिर बाद में, जैसे रविकांत जी उस समय कह रहे थे, तो हमारे स्टडी जो ग्रुप है या सत्र है उसका मुद्दा क्या होना चाहिए? अरे ये तो मुद्दा रह रहा है जगह जगह हम कि भावी जो युग है उसमें हमारी प्राथमिक शिक्षण का ये इसमें होना चाहिए ये तो। और आगे की बातें तो छोड़िए, ये प्राइमरी बात है। और अगर ये हम नहीं करते तो खाली शिक्षा की बात नहीं है, हमारा पूरा जीवन है वो एक्चुअल में ह्यूमन लाइफ एग्जिस्टेंस ही हमारी है वो मीनिंगलेस है। अगर हमारी प्रक्रिया, मान लीजिए जिस चीज से आप नाप रहे हैं वही दोषपूर्ण है, तो उससे जो नाप आने वाला है वो तो दोषपूर्ण होना ही है। पर नाप तो इतना गंभीर नहीं है भाई, नाप आप जो भी आकलन आप कर रहे हैं वो तो इतना गंभीर नहीं है, पर आपका एग्जिस्टेंस जो है उसमें तो कितने कितने अंग आपके आपके नीचे के भाग हैं वो शामिल है, आपके आंतरिक भाग हैं वो शामिल हैं, आपके ऊपर के भाग हैं वो शामिल हैं। फिर आप व्यक्तिगत के साथ साथ आप सामाजिक स्तर के ऊपर भी हो, सामूहिक स्तर के ऊपर भी हो। तो फिर एक एग्जिस्टेंस ऐसी बहुत मीनिंगलेस एग्जिस्टेंस क्यों जी जाए? तो ये चीज करने की है, ये करने के लिए पहले हम स्वयं इसके प्रति सचेतन हों कि हो क्या रहा है। अगर ये है तो फिर बाद में हाँ इसके ऊपर काम किया जाना चाहिए। इसीलिए हम यहाँ जो शिक्षा पद्धति है, हमारा आग्रह इसके ऊपर नहीं है कि क्या सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, ये तो हमने देख ही लिया। जो स्कूल में सब्जेक्ट बहुत अच्छे तरीके से कि आप साल भर में सारी गिनती, सारे पहाड़े, सारे ये सारी सेंटेंस मेकिंग है, भाषाएं हैं, ये सीख गए। पर एक्चुअल में उसका करो क्या? वो तो प्राथमिक शिक्षण भी नहीं है वो तो। क्योंकि आपकी इंद्रियों का जो दायरा है ये तो ऊपर बता दिया इन्होंने कि कैसे टेलीपैथी है, दूर संवेदन है, ये सारी चीजें आपके अंदर लेटेंट है। और मैं आपकी फैकल्टीज को पूरा उभार के नहीं लेके आऊं, और उसके ऊपर की भी फैकल्टीज हैं, मैं आपकी ये वाली उभार के नहीं लेके आऊं। वो वैसा ही है, आपके बॉक्स के अंदर 25-30 तरीके की चीजें हैं, और मैं जो सबसे सस्ती चीज है या सबसे नीचे डिनोमिनेशन का नोट है वो आपको निकाल के दे दूं, ये लो जी देखो मैंने आपके बॉक्स में से आपको आपकी जो धन है वो निकाल के दे दिया। आप कह रहे ये चवन्नी या एक आना निकाल के क्यों दिया है इसके अंदर से? इसमें हाईएस्ट डिनोमिनेशन का नोट भी तो है, इसमें हीरा भी तो रखा था। अगर आपको एक ही लेने की इजाजत है तो आप कौन सा वाला लेंगे? अरे हीरा निकाल के दे इसके अंदर, इसमें कचरा क्यों निकाल रहा है? क्यों पत्थर निकाल के दे रहा है इसमें से? ऐसी चीजें क्यों निकाल रहा है? और वो पत्थर निकाल के भी आप ऐसे व्यक्ति के हाथ में दे रहे हैं जो मेरे सिर के ऊपर मारने को तैयार हो रहा है। तो पहले तो आप इसका विकास नहीं कर रहे, फिर बाद में अहंकार को परिवर्धित कर रहे हैं और उसको विकृत कर रहे हैं कि हमेशा सुख साधन की खोज करे। और फिर उसको हाथ में किसके पकड़ा रहे हैं? अहंकार के, जो मेरे सिर के ऊपर मारेगा उस पत्थर को जोरदार। पहले तो पत्थर पकड़ा रहे हैं, उसको नोकीला कर रहे हैं, और फिर मेरे सिर को तैयार कर रहे हैं कि लो जी इसके ऊपर मारो इस नोकीले पत्थर को। आज हम ये काम कर रहे हैं, जबकि उसके अंदर हीरा भी है, उसमें और ऐसी चीजें भी है, पारस पत्थर भी है उसके अंदर, ये सारे भाग हैं इसके अंदर। परंतु इस बीच ऐसा कोई कारण नहीं है कि क्यों मन को प्रशिक्षित न किया जाए, क्यों नहीं करना चाहिए भी माइंड को। और आज जो सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं और ये कह रहे हैं माइंड की शिक्षा, तो मन की भी दो अंग, लेफ्ट हैंड फैकल्टीज और राइट हैंड फैकल्टीज, शिक्षा के समय पे इसी के अंदर जब हम पूर्ण पढ़ेंगे उसमें आ जाएगा। शिक्षा में हम पढ़ के भी गए हैं, मन की शिक्षा के अंदर हम पढ़ के गए हैं, और यथा समय ये आ भी जाएगा। तो ये फैकल्टीज क्यों नहीं डेवलप करी जाए, जिसके अंदर आपके अंदर कला है, साहित्य है, संगीत है। देखिए जगत कैसे एक बिल्कुल अलग भाषा में बोलना शुरू कर देता है एक साहित्यकार को, एक कलाकार को। उसके लिए रंग है, रूप है, रेखा है, सारी चीज, मकान को कैसे व्यवस्थित कर रखा है एक कलाकार या जो वास्तव में एस्थेटिक व्यक्ति है उसके हिसाब से। आप देखो पूरा एग्जिस्टेंस कितना सौम्य, कितना सुंदर हो जाता है। और जिसको सेंस नहीं है उस चीज का वो तो टकराता रहता है।
माँ ने इतना इतना इसका वर्णन किया है, इतना इतना इसका विवेचन किया इन चीजों का, कि वह बुद्धि को सही सूचना दे, ताकि हमारा विचार पूर्ण छवियों से न सही परंतु पूर्ण रूप से सही छवियों से आरंभ हो सके। तो पहले यहां से तो शुरू हो। अब यहां तक क्योंकि इतनी बातें आ गई, इसमें अब क्या बात है, यहां तक कोई बात है क्या रविकांत जी? क्योंकि अदरवाइज तो हमारे पास चर्चा का फिर समय नहीं हो पाता। शब्या जी, इसके अंदर कोई ऐसी बात, अगर विवेक है तो विवेक, इसमें कोई ऐसी चीज? नहीं भी अब समझ में आ रहा है। हम आज ये तंत्रिका तंत्र क्या है सो समझे, हम इसके बारे में नर्वस सिस्टम जानते थे, लेकिन ऐसे कार्य करता है इसको नहीं जानते थे। तो अभी इससे तो सारी चीज देखो, पिक्चर अपने और थोड़ी हाँ, थोड़ी एकदम अलग हो जाता था, बहुत बहुत ही अलग हो गया। हाँ विवेक, इसमें कोई बात है क्या? क्यों? नहीं भी और स्पष्ट होते बहुत जा रहा है। क्यों हम का लोग उत्तर शुरुआत में भी देता पढ़े है। थे ना इसको, और अभी पढ़ने से और चीजें स्पष्ट होते जा रही। हाँ, अब आप ये देखिए कि ये सारा चल रहा है योगिक साधन के फ्रेमवर्क में, और उस फ्रेमवर्क में ये समझाया जा रहा है कि हमारा सिस्टम, हमारा आधार, हमारा तंत्र किस तरीके से काम कर रहा है। और ये सारी चर्चा करने के बाद भी श्री अरविंद कह रहे हैं न तो इसका वास्तविक प्रक्रिया से या पद्धति से कोई लेना देना नहीं है। अगर हम ये समझ भी जाते हैं तो भी इससे, मैं मैप बहुत अच्छे से समझ गया, जीपीएस को बहुत अच्छे से समझ गया, पर इससे एक्चुअल प्रक्रिया थोड़ी हो गई। क्या हो गया उससे? तो वो उसका भी कोई, यूज। हाँ उसका यूज तो वास्तव में हम जब ये मार्ग अपनाएंगे तब पे है। रविकांत जी, इसके अंदर आपको कुछ कहना है? इसमें जैसे श्वास प्रश्वास क्रिया का संवेदन पर प्रभाव, उसमें तो देखे थे प्रैक्टिकल में विपासना में, लेकिन कैसे होता है ये अभी देख रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं कुछ नहीं कहिए, कहना सर। अब समझ में आ रहा है कि नाड़ी शुद्धि क्यों करना जरूरी है। ठीक है, तो आगे उससे चलते हैं। बहुत चीज में प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल सही है। तो अभी अपने पास कुछ समय है, अभी और मैं आगे इसको एक पैराग्राफ अगर कर सकते हैं तो अभी कर देता ये किताब हमको भेज दीजिएगा भैया। हूँ, जरूर। और इसका इंग्लिश वर्जन भी है। हाँ, मूल तो तो अंग्रेजी है, हमको उसका दो, हिंदी किया। हाँ तो दोनों को भेजिएगा, हम बच्चा लोग को उसको इंग्लिश में पढ़ने देंगे। जरूर जरूर। प्रथम व्यवधान नाड़ीय भावात्मक। पहला व्यवधान है, मतलब आपके नर्वस और इमोशनल, नाड़ी भावात्मक। कैसे को हम नाड़ी तंत्र के शोधन के द्वारा हटाने की सोच सकते हैं। पहला व्यवधान जो आता है उसको हम नाड़ी तंत्र के शोधन के द्वारा हटाने की सोच सकते हैं। दूसरा व्यवधान, पहला व्यवधान कौन सा था कि इंद्रियों से रिपोर्टिंग वहां तक जारी है, उसमें ही व्यवधान हो, उसको ठीक किया जा सकता है। दूसरा व्यवधान स्वयं भावावेगों का होता है, जो जब वह छवि आती है। दूसरा व्यवधान क्या है, माइंड से जब आपके वहां तक इंप्रेशन जा रहे हैं, बुद्धि तक, वो क्या होगा, वो भावावेग, आपके जो इमोशंस उठते हैं, वो इमोशन किसी भी तरीके के इमोशन को जनरली हम, क्रोध है, ये है, आसक्ति है, प्रेम है, आपके अंदर अगर अभीप्सा भी आ रही है, वो भी एक तरीके का भावावेग आपके अंदर के रूप में प्रकट हो सकता है। सारी चीजें हैं, और उसके शेड्स भी इतने इतने, खाली भावावेग कहने से थोड़ी हो जाएगा। तो आप इसके प्रति अगर सेंसिटिव हैं तो आप ये कहेंगे कि ये तो पूरा जगत अपने अंदर रखता है ये शब्द। तो दूसरा व्यवधान स्वयं भावावेगों का होता है, जो जब वह छवि आती है, इंप्रेशन आया, जैसे आपके पास, आप ये देखिए, आपने महसूस किया होगा, आप बड़ी अपने को डिसिप्लिन्ड तरीके से रख रहे हैं, ऐसा कोई आयोजन हुआ, घर के ऊपर कोई इस तरीके का आयोजन हुआ, भोजन बन रहा है, कढ़ाई चढ़ रही है, ये हो रहा है, तुरंत कैसे आपके अंदर लालसाएं ऐसी जाग जाती हैं, आप कह रहे यार ये क्या हो रहा है, आप कहेंगे मैं फिर भी मीठा तो बंद है, मैं ये तो खा लेता हूं। और आपको वो सारी चीजें, फिर दृष्टि की
आपके कानों की ये तटस्थता नहीं रहती उसके अंदर। देखिए कैसे आप उस वातावरण में, उस ट्यून में डांस करने लगते हैं। जब मृत्यु होती है तब एक सर्टेन वातावरण बन जाता है उस एरिया का, और उसके अंदर आप में से कैसे कैसे चीजें अराइज होती हैं। जब कोई संकट काल आता है, जैसे कोरोना के अंदर हुआ, तब किस किस तरीके से हमारे भावावेग उठ के और किस किस तरीके से सारे हमको रिपोर्टिंग करते हैं और हम कैसे उसको, उसके प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। अगर आपने ध्यान से देखा होगा, बहुत ज्यादा भारी उसके अंदर गहराई की शक्ति चाहिए, जो ये कहते हैं नहीं। अब ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो भी टीकाकरण किया वो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, जो भी था, और उसके बहुत दुष्परिणाम आए, उसके अंदर ये हुआ, या जिस तरीके से इसको लागू किया गया कि कल सुबह से ही बंद है, और कैसे कैसे लोगों को इसके लिए कितने किलोमीटर दूर, विशेषकर जो मजदूर वर्ग है, किस तकलीफ से वो गुजरा, जो कि बिल्कुल बचाई जा सकती थी, जिसको बहुत आराम से बचाया जा सकता था। भी ब्लैक मनी के लिए इन्होंने कहा कि हम कल से, या आज जो रात को इन्होंने घोषणा करी कि सुबह से ये साहब, ये आपका लीगल टेंडर नहीं है, ये नोट जो है वो तो चलो ठीक हो सकता है, पर ये तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके अंदर आप इसको रोक सकते हैं या आपको इस तरीके से टैकल करना चाहिए। तो पूरे देश के अंदर भय व्याप्त हो गया, और भय के कारण आप ऐसे ऐसे काम कर गुजरे। अगर हम इसको माइंड से सोचें, वास्तव में बुद्धि से देखें इस चीज को, तो पहले साल क्या हुआ कि पता चला साहब थूक से इसका संक्रमण फैलता है, तो क्रिमिनलाइज करने लग गए एक समुदाय को कि जहां की ये तो तबलीगी जमात है, ये तो थूक रही है जगह जगह, क्योंकि उनको ये पता चल गया साहब इससे ही हो रहा है, तो उन्होंने थूकना शुरू कर दिया। दूसरे साल किसी के कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, गवर्नमेंट ने कहा भाई हॉस्पिटलों की तरफ मत भागो। दूसरे साल उन्होंने क्या कहा, ये प्रिकॉशंस लो, हॉस्पिटल की तरफ दिल्ली के अंदर यही कहा, जब आपके ये हो तो आप हमें सूचित कीजिए, आप ये काम कीजिए। पहले साल उनको था ही नहीं। फिर बाद में कहा कि ये तीसरी लहर आ रही है या ये लहर आ रही है, तब ये विचार सुन के भी लोगों ने विद्रोह कर दिया कि अब अगर आप लॉकडाउन लगाओगे, और कई देशों के अंदर देखो कैसे लोग सड़कों के ऊपर उतर आए, और सेना के खिलाफ भी उन्होंने कहा मार पिटाई करेंगे अब। तो किस तरीके से सारी चीजें, पर हम रिफ्लेक्ट नहीं करते इसके ऊपर। ये तो मैं खाली बाहरी चीजें बता रहा हूं कि कैसे रिपोर्ट होती है, कैसे हम उसके ऊपर भय के कारण कि पता नहीं क्या होगा, या फिर ये कि देखो हमने कितने बढ़िया तरीके से सारी स्थिति को और कंट्रोल कर लिया, जो भी उसके पीछे कारण रहा हो, पर जो उसका एंड परिणाम रहा वो देखिए। तो यदि आपके अंदर सही विवेक शक्ति नहीं है या डीपर चीजें नहीं हैं, और आप एक ऐसी स्थिति के अंदर आ जाते हैं जहां आपके ऊपर एक कम्युनिटी का, एक संस्था का, एक देश का, एक किसी तहसील का या कहीं का भी अगर कार्यभार है, जैसे मैं अकेले बैठ के रूम में बोल रहा हूँ, गा रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, वही मेरे को अगर पोटेंट कोई साधन दे दिया जाए, मेरे को माइक्रोफोन दे दिया जाए, या मेरे हाथ के अंदर कलम हो और वो कलम से मैं किसी न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखना शुरू कर दूं या उसके ऊपर जो कुछ करना शुरू कर दूं, सोचिए वो कितना जबरदस्त माध्यम हो गया। और मेरे अंदर अगर ये दोष है तो वो कितना गुना वो परिवर्तित होके चला जाएगा। तो ये जो चीजें हैं, ये व्यवधान है, ये बहुत ज्यादा गंभीर है। और यदि हम अभी तो, क्योंकि हमारा दायरा बहुत छोटा है और हर जना अपने आप के अंदर वैसे ही छोटे छोटे ईगोज हैं, इसलिए एक दूसरे से कोलाइड करते रहते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते रहते हैं। सामान्य जीवन इस तरीके से चलता रहता है, कोई विशेष फर्क पड़ता नहीं। जैसे ही हम साधना अपनाते हैं तब हमारे सामने ये दिक्कत आती है, जैसे ही हम कुछ गंभीर काम करना चाहते हैं तब ये दिक्कत आती है, जैसे ही हम कोई ऐसी पोजीशन में आएंगे जहां हमारे से मांग की जाती है अब तटस्थता की, आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तटस्थ है नहीं, तो सर्टेन आपके डिसइंटरेस्टेड होने की आवश्यकता वहां मांग करी जाती है। ये सारी चीजें हैं, हम ये फिर से इसको 129 पेज से ये पकड़ने वाले हैं। तो ये पूरे फ्रेमवर्क को पढ़ते पढ़ते ये यौगिक साधन क्या है, ये तो इसके अंदर वास्तव में हम जहां से शुरू करें और जहां तक हमारी यात्रा हो, हम ये इसीलिए तो ये इतना
इसमें जाना चाह रहे हैं कि एटलीस्ट कम से कम कुछ तो इसमें इंप्रेशन हमारे बने। यहां हम इसको रोक देते हैं, कल हम इसको फिर से पकड़ते हैं। ठीक है शब्या जी? ठीक है भैया, जय श्री आप राम। उनको भेज दीजिएगा भैया किताब दोनों का एक एक कॉपी। जरूर। यार इसका क्या मूल्य है वो भी बता